दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो आ गई वो गुड न्यूज जिसका हमें काफी दिनों से था इंतजार। यानी फाइनली आईआरएफसी लार्ज कैप का हिस्सा बन चुका है। यानी अब एमएफआई इंडेक्स ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें आईआरएफसी लार्ज कैप बन चुका है। यानी आने वाले समय में जबरदस्त नया निवेश आने की तैयारी बन चुकी है। कंपनी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे कौन से स्टॉक है जो लार्ज कैप में शामिल हुए और किसका नंबर मिड कैप में लगाए। और सबसे जो बड़ी बात है यहां पे कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है रेलवे सेक्टर को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ आईआरएफसी के लिए एक नया कंपटीटर और बाजार में तैयार हो चुका है। कौन है वो, उसको भी समझेंगे, उसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है आईआरएफसी के बिजनेस पे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें। इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 101 पर, कल की क्लोजिंग 100 के आसपास थी। इंटरडे में 103 का हाई भी बना और जो लो है वो 101 का ही है। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है अपने 52 वीक के हाई पे, यानी जब एक तरह से कहते हैं उसके ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा था आज भी। अभी इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है तो 102 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 1.09% की तेजी बनी हुई है। तो तेजी इतनी बड़ी नहीं है। इसके पीछे वजह है कि स्टॉक पिछले दिनों जो दौड़ा है उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से स्टॉक के अंदर ठहराव सा आ गया है। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले एक साल में इसने 200% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 33 के आसपास स्टॉक था, इस समय 102 के आसपास है। बात कर ले अगर हम 6 मंथ की तो भी आपको यहाँ पे 200% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा। स्टॉक 33 के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने में स्टॉक एक ही जगह पे पड़ा रहा 33 के आसपास, चाहे 1 ईयर के हिसाब से 6 मंथ के हिसाब से। तो जो प्राइस है वो 33 की थी, यानी बहुत बड़ा पीरियड निकाला इसने उस लेवल के आसपास। लेकिन जब दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी शानदार दौड़ा। पिछले 6 महीने में ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3 गुना किया इसने। 1 मंथ के हिसाब से भी इसमें 33% की शानदार तेजी बनी है। स्टॉक जो 76 के आसपास था वो देख सकते हो कि इसमें 100 को क्रॉस कर चुका है और इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हमें ठहराव सा दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो। 28 दिसंबर को स्टॉक 96.45 के आसपास जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई थी। लेकिन 29 दिसंबर को स्टॉक आ गया 99.35 के आसपास जहाँ पे 3% की शानदार तेजी बनी। और 1 जनवरी को नए साल में स्टॉक 100 के आसपास आ गया 1.1% की तेजी के साथ में। 2 जनवरी को स्टॉक फिर से थोड़ा सा गिरा 100 के आसपास जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। और 3 जनवरी की बात करें तो 100 के आसपास स्टॉक रहा जहाँ पे 0.9% की तेजी बनी। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 100 के आसपास ही रहा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि स्टॉक 100 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। आज भी इंटरडे का जो लो है वो 100 है लेकिन हाई 103 का है। 52 वीक का लो 25 का, हाई 104 का है। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना हुई है 52 वीक के लो के हिसाब से। और 104 का हाई है तो आज भी इसने 103.60 तक का हाई बना दिया, मतलब उस लेवल तक स्टॉक आज भी पहुंचा है। ऑल टाइम लो इसकी 19.30 की हाई है, लो है, और हाई 104 के। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट 5 गुना हुआ है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है कि आईआरएफसी पीएफसी लार्ज कैप में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा सुजलॉन मिड कैप का हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पे एमएफआई इंडेक्स ने अपनी इंडेक्स की लिस्ट को जारी कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि आईआरएफसी और इसके अलावा कुछ और कंपनी 7 कंपनियां हैं जो लार्ज कैप बन चुकी है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले ये मिड कैप का हिस्सा थे। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने अपनी उस लिस्ट को जारी कर दिया जिसका इंतजार हमें काफ़ी समय से था। और पहले ही खबर थी कि इस पहले सप्ताह में ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो बिल्कुल 4 तारीख को आज इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि जो लार्ज कैप में शामिल हुआ उसमें आप देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब, आरईसी, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका हमें पहले से पता था। इसके अलावा जो नई लिस्टिंग हुई है जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये सारे के सारे लार्ज कैप का हिस्सा बन चुके हैं आईआरएफसी के साथ में। कुछ इस लिस्ट से बाहर किया गया यानी मिड कैप हिस्सा बन चुके हैं। इसमें यूपीएल, अदानी विल्मार और पीएल इंडस्ट्रीज और दूसरी 6 और कंपनियां हैं जो अब लार्ज कैप से मिड कैप में आ गई है, क्योंकि उनका मार्केट कैप नीचे आया, इस वजह से वो इंडेक्स के एक पायदान नीचे उतर चुके हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मजगांव डॉक्स, एसजेवीएन, सुजलॉन एनर्जी अब मिड कैप बन चुके हैं। पहले ये स्मॉल कैप में थे। इसके अलावा भी जो कुछ नई लिस्टिंग हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि लॉयड मेटल्स, कल्याण ज्वेलर्स, केई इंडस्ट्रीज, क्रेडिट इसमें और एक्साइड, निप्पॉन,
एएमसी, अजंता फार्मा, ये स्टॉक भी मिड कैप बने। इसमें सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि टाटा टेक्नोलॉजी और इरेडा जो नई लिस्टिंग है उनको भी मिड कैप में हिस्सा मिल चुका है। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि इरेडा स्मॉल कैप में शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी और इरेडा दोनों ही यहाँ पे मिड कैप का हिस्सा बन चुका है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इरेडा के लिए भी। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है, लार्ज स्केल के लिए जो कट ऑफ प्राइस रखी गई थी वो 67,000 करोड़ थी, जो पहले 49,700 करोड़ के आसपास थी जून 2023 में। इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मिड कैप की जो कट ऑफ प्राइस देखें तो वो 22,000 करोड़ के आसपास, जो पहले 17,400 करोड़ के आसपास था। तो इस जो पैमाने को पूरा करने की वजह से IRFC लार्ज कैप में शामिल हुआ है। अब फरवरी से यह इंडेक्स के अंदर शामिल, मतलब इसकी जो लिस्ट की शुरुआत होगी और ये जुलाई तक चलेगी। तो हर 6 महीने में इसमें बदलाव होता है। तो लिस्ट में तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन फरवरी महीने से ही उस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि इस समय देखें तो इंडिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो अब इसका एक ही सोल्यूशन है, रेलवे के माध्यम से अगर फ्रेट की जो भी आप संभावना है उसको रेलवे के माध्यम से पूरी करें और सामान की आवाजाही अगर रेलवे के माध्यम से होती है तो सरकार को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और जो हमारा खर्च है, लॉजिस्टिक खर्च, उसको कम किया जा सकता है। और इसीलिए सरकार आने वाले समय में फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रही है। फ्रेट के लिए और भी नई रेलवे ट्रैक बिछाने की सरकार तैयारी शुरू कर चुकी है। वैसे रेलवे के लिए देखो फ्रेट की डिमांड तो बढ़ी रही है लगातार। बहुत सारी जो कंपनियां हैं रेलवे के माध्यम से अपने सामान की आवाजाही करवाना चाहती है, जिससे उनका सामान भी सुरक्षित पहुँचे और खर्च में भी कटौती हो। और ये रिकॉर्ड हाई पे भी पहुँचा है और आप देखिए इससे रिवेन्यू रेलवे का बढ़ भी रहा है। और इसीलिए सरकार आने वाले समय बहुत से नए ऐसे ही फ्रेट कॉरिडोर बनाएगी। इंडिया की GDP का जो बड़ा योगदान होगा वो रेलवे के इस फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से होगा, जिससे हमारा GDP बढ़ सकता है, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय इसमें बहुत सारा खर्च होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है कि अगर रेलवे के माध्यम से अगर आप फ्रेट का अप डाउन किया जाए तो जो रोड के माध्यम से जो खर्च होता है उसमें आप देखें तो कम से कम आधा किया जा सकता है। यानी जो रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन है उसके खर्च को आधा किया जा सकता है रेलवे के माध्यम से। सरकार ने इसी के लिए आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना और मास्टर शुरू की गई है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में और भी बहुत सारे नए ट्रैक बिछाए जाएंगे और आप समझ सकते हो इसके लिए बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय IRFC को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम IRFC ही करती है। दूसरी जो एक और अपडेट है ये थोड़ी सी IRFC के लिए निगेटिव साबित हो रही है, क्योंकि देख लो कि REC लिमिटेड जो पावर फाइनेंस कंपनी थी अब यह रेलवे सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। यानी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया और अब ये RVNL के साथ में इन्होंने MOU साइन किया। 35,000 करोड़ का फंड रेजिंग होगी। REC इसको फंड प्रोवाइड करेगी RVNL को। तो एक और एक कंप्यूटर पैदा हो चुके हैं। तो 1969 में REC की जो शुरुआत की गई थी ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए की गई, पावर फाइनेंस के लिए, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कंपनी काम करती है, उसके लिए फंड प्रोवाइड करती है। लेकिन अब REC ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। अब कंपनी आप देखें तो मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, IT, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स वगैरह के लिए भी अब फंड प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे में जो रेलवे इंफ्रा के लिए कंपनी REC एंट्री आने से क्या होता है कि IRFC का जो मार्केट शेयर है वो कम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप देखें तो एक डिसअपॉइंट करने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका फ़ायदा आने वाले समय होगा ही, क्योंकि कामकाज बढ़ने वाला है, जिस तरह से नए प्रोजेक्ट आने वाले तो दोनों को काम मिलने वाला है। कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है। ऐसे में इसमें निवेश का मौका बनता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 99 का पहला सपोर्ट है। ये टूटा तो 97 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 96 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 103 तक स्टॉक जाएगा। तो आज देख सकते हो इंट्राडे में ऑलरेडी इस लेवल तक गया है। अब तीसरा रेजिस्टेंस 105 का, जो एक नई हाई बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके IRFC में अच्छा निवेश का मौका है। खरीदारी करें, आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।